हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था वेलोसिटी के लिए, सेम हम करने वाले हैं स्पीड के लिए। ठीक है ना। तो जो टॉपिक का नाम है वो है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। यानी कि हमें चीज़ें वैसे ही कंसिडर करके चलनी है, लेकिन उस केस में हमने इंपॉर्टेंस दिया था वेलोसिटी को, और इस केस में हम स्पीड की बात करेंगे। ठीक है। तो हमें जो है डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास स्पीड जो है वो इस रेंज में। क्लियर। तो हम प्रोसीड कैसे करेंगे। सपोज हमने एक जोन या फिर एक ग्रुप ऑफ सेल कंसिडर करा है एक फेस स्पेस में, जिसकी जो रेंज है स्पीड की वो कितनी है, v से लेके v प्लस dv। ठीक है। अगर उस फेस स्पेस में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, हमने मान लिया कि आयत जोन के लिए उसको हमने gi कंसिडर कर लिया। क्लियर। देन द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन दिस जोन विल बी, ये हो जाएगा। ये बेटा वही अगेन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये डिराइव किया हुआ है और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ni क्या हो जाएगा, a gi e माइनस बीटा ei। अब ये सेम टर्म हमने यूज की थी एक्सेप्ट दिस, gi नहीं था उसमें। यहाँ पे एक और टर्म ऐड होगी है gi, जो कि है नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर। तो ni को हम कैसे दे सकते हैं, ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि ni को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, nv dv। ठीक है ना। जहाँ पे nv जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्पीड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो हम ni की जगह पे क्या लिख सकते हैं, nv dv। हमने वही किया और इक्वेशन को प्रोसीड किया। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम gi की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। तो gi की वैल्यू निकालने के लिए जो है इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, gi का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ दिस जोन इन फेस स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सेल, यानी कि कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द जोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल। क्लियर। इसको हम डिफाइन करेंगे एज gi। तो ये हो गया कंप्लीट जोन का वॉल्यूम, और ये h जो है ये है हमारा सिर्फ एक सेल का वॉल्यूम। क्लियर। अब इसमें हमें पता है कि जो इंटीग्रल dx dy dz होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है ना। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो vx vy vz है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक्सेस हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं वहां पे, कंसीडरिंग v एज रेडियस अराउंड द ओरिजिन। क्लियर। तो जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं वहां पे वो किस तरीके से इंक्लोज हो जाएंगे उस स्फीयर के अंदर, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर के इक्वल, इस तरीके से इंक्लोज हो जाएंगे। क्लियर। तो एक सर्कल बन गया। अब हम उसी सर्कल में एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विद रेडियस v प्लस dv ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम इनक्लोज हो जाएगी दो स्फीयर के बीच में वो किस स्पीड रेंज में आएगी, वो इस स्पीड रेंज में आ जाएगी। क्लियर। तो अगर उसको हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो है dvx dvz और dvy ये वॉल्यूम, इसको जो है स्पीड की जो स्मॉल स्पीड हम कंसिडर कर रहे हैं उस स्मॉल वॉल्यूम को dv के लिए, इसके लिए ना, तो वो हम अगर निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब है ना। अब यहाँ पे r क्या है बेटा, जो हमारा जो हमने सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल किया उसके लिए r जो है v प्लस dv है, और जो फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया था उसके लिए r v है। क्लियर। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को डिफाइन कर दिया दोनों रेडियस के लिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 4 पाई v स्क्वायर dv। अब यहाँ पे dv स्क्वायर और dv क्यूब जो है वो निग्लिजिबल है, क्योंकि dv क्या है, वो dv वैसे ही बहुत छोटा है। तो अगर हम उसका जो है पावर, हायर पावर्स लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। तो हमने ये वैल्यू जो है पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर। नाउ
जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो GI की वैल्यू आ गई वो ये आ गई। समझ में आया? ठीक है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब GI और EI, GI की वैल्यू हमने यूज कर ली। EI क्या था, क्या होता है, एनर्जी है ना, 12mv²। तो हमने वो उस इक्वेशन में डाल दी जो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स के लिए जो है हम डिफाइन कर रहे थे। क्लियर? ओके बेटा, तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है कांस्टेंट वही बच गए A और बीटा। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, देखो अब यहाँ पे हमने एक और कांस्टेंट कंसिडर कर लिया है B, जिसकी जो वैल्यू है वो क्या है 4πAV/h। 4πAV/h इसको हमने क्या मान लिया, B मान लिया, इस टर्म को। ठीक है ना, इस टर्म को। क्लियर? तो मेरा NVDV की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ये हो गई। क्लियर? अब हम 1 by 1 अब हम कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो हम इंडिविजुअली A की वैल्यू डिफाइन करें तो हम कंप्लीट उस कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके इक्वल है, N के इक्वल है। तो हम कैसे डिफाइन कर देंगे, अगर मैं इस टर्म का इंटीग्रल ले लेती हूँ 0 से इन्फिनिटी तक, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे हमने NVDV की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू V, इंटीग्रेट कर दिया, सॉरी। क्लियर? अब ये जो टर्म है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल टर्म है बेटा, और जिसकी वैल्यू होती है जो होती है वो ये होती है। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर? पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया B के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे हमने बीटा की भी वैल्यू पुट कर दी है, और जब B के लिए सॉल्व किया तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आई है B की वो ये आ गई। क्लियर? अभी मैथमेटिकल है बेटा, तो एक एक स्टेप जो है आप अपने हाथ से करेंगे। ठीक है ना, और फिर कोई भी इशू आता है तो मुझे बताइए प्लीज। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया इस इक्वेशन में। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो ये जो है ये मेरी वो इक्वेशन है, यही तो हमें निकालना था ना कि स्पीड के लिए हमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करना है। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जब भी जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक वेसल में हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे N से। देन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इस रेंज में जो हो जाएंगे उनको हम डिफाइन करेंगे DN से। क्लियर? तो DN को हम कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वही मतलब NVDV की जगह अब मेरे पास क्या आ गया, DN मॉलिक्यूल्स आ गया। बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ V² की जगह पे C² आ जाएगा। क्लियर? और DV की जगह पे DC आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये डेरिवेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आप प्लीज़ इसको अपने हाथ से करिए। मैंने देखा जो कल भी मैंने शेयर की थी वीडियो, वो भी बहुत कम लोगों ने उसको देखा है। अगर आप ऐसे अवॉइड करेंगे बेटा तो आपको नहीं टॉपिक समझ में आएंगे, और प्रीवियस टॉपिक समझ में नहीं समझोगे तो आपको नए टॉपिक समझने में बहुत इश्यू होने वाला है। तो प्लीज़ अच्छे से समझिए उसको और करिए सॉल्व। चलिए, अब ये जो हमने लॉ पढ़ा है इसके जो है कंक्लूजन्स को डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है ना, कि क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं इस लॉ के पढ़ने से। क्लियर? ये जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन जो है ये जो एक किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल की या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड को डिफाइन नहीं कर रही है। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन शो कर रही है वो ये शो कर रही है कि जो प्रोबेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की स्पीड की वो लाई करती है C से C+DC की रेंज में। क्लियर? तो एक प्रोबेबिलिटी को बताता है। ठीक है ना, तो जब इस प्रोबेबिलिटी को लेके जब ग्राफ प्लॉट किया गया, ये C है और ये DN है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी, और ये स्पीड। तो इस तरीके का ग्राफ आया। आपको ध्यान आ रहा है जब हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन जो था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्पीड के लिए, तो वो कुछ इसी तरीके से आया था, है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ C, अब ये देखिए आप, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ C द एक्सपोनेंशियल टर्म जो है इज ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी, जिसकी वजह से जो DN है वो ऑलमोस्ट
प्रोपोर्शनल हो जाता है सी स्क्वायर के, ठीक है ना। दूसरा, जैसे जैसे सी की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो एक्सपोनेंशियल, ये हम इक्वेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे जैसे जो है सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, जैसे जैसे सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो डोमिनेट करना शुरू कर देगी सी स्क्वायर को, और उससे क्या चेंज आ जाएगा कि जो dn है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस टर्म के, ठीक है। हेंस जो प्लॉट हमने बनाया है dn और c के बीच में, वो पहले राइज करेगा पैराबोलिकली, देन रीचेज मैक्सिमम एंड देन फॉल्स एक्सपोनेंशियली टू 0 लाइक दिस, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंशियली फॉल्स टू ऑलमोस्ट 0। क्लियर। तो इसी के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो कर्व है ये एक पीक वैल्यू ऑफ dn की करस्पॉन्डिंग एक स्पीड को शो करता है, ठीक है ना। पीक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक स्पीड की वैल्यू को शो करता है जिसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है ना। ये पीक वैल्यू है और इसके करस्पॉन्डिंग एक स्पीड को शो कर दिया उसने, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे टेम्परेचर के लिए लूंगी तो उसके लिए पीक वैल्यू अलग आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसकी अलग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, जो एरिया है, शेडेड एरिया जो है, इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज स्पीड लाइज बिटवीन सी से लेके सी प्लस डी सी के बीच में, ठीक है। तीसरा, कि जो टोटल एरिया है बाउंड बाय द कर्व, इट गिव्स अस द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। समझ में आया। फोर्थ वन इज कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है इज डिफरेंट फ्रॉम मीन स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और जो मीन स्पीड है वो दोनों अलग हैं। ये चीज हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, ठीक है। एंड एज द एरिया अंडर द कर्व टूवर्ड्स राइट ऑफ पीक इज ग्रेटर देन टू लेफ्ट, इट इंडिकेट्स दैट the mean or average speed is greater than the most probable speed। समझ में आई ये स्टेटमेंट कि जो एरिया है अंडर द कर्व टूवर्ड्स द राइट, अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, पीक के राइट साइड में, अगर वो ग्रेटर है देन टू लेफ्ट, देन ये क्या इंडिकेट करता है कि जो मीन और एवरेज स्पीड है वो ग्रेटर देन है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के। क्लियर। एक लास्ट कंक्लूजन और है, वो ये है बेटा कि जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो कर्व है वो फ्लैटर करने लग जाएगा, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कैसे, इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर, अब T1 जो है वो कम है, T2 T1 से ज्यादा है, T3 T2 से ज्यादा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कर्व क्या कर रहा है, वो फ्लैटन करता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। इट मीन्स व्हाट, हायर द टेम्परेचर हायर द स्पीड, हाउएवर द एरिया अंडर ऑल द थ्री कर्व इज सेम। एरिया जो रहेगा वो सारे कर्व का सेम रहेगा, ठीक है ना, लेकिन स्पीड बढ़ेगी टेम्परेचर के बढ़ने से। समझ में आया। और जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दैट ऑल्सो रिमेन सेम। क्लियर। तो ये था स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है।